हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंगाटिया और इस वीडियो में हम आपकी बीएड की सेकेंड ईयर का जो पेपर 5th है हमारा, एक समावेशी विद्यालय बनाना या एक समावेशी स्कूल बनाना, ठीक है। तो ये जो हमारा पेपर 5th है, इसकी यूनिट नंबर 3 हम करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एग्ज़ाम के बिल्कुल पीक टाइम पर है, यानी बिल्कुल एग्ज़ाम हमारे नियर हैं। कल या परसों आपका ये एग्ज़ाम है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम लास्ट टाइम में बिल्कुल निबंधात्मक प्रश्न अगर कुछ पढ़ जाएं तो हमारा 80% पेपर हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि जितने भी हमारे लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं वो निबंधात्मक प्रश्नों में से ही बनते हैं, इसलिए हमें निबंधात्मक प्रश्न ही यहाँ पर पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट निबंधात्मक प्रश्न है, यूनिट नंबर 3 है ये। विविधता का अर्थ और अवधारणा की विवेचना कीजिए। डिस्कस द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। देखिए, विविधता पर बेसिकली हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है, भारत देश विभिन्नताओं वाला देश है। इसमें विभिन्न जाति, वर्ग और समूहों के लोग जो है वो समाज में निवास करते हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत ही प्राचीन और गौरवपूर्ण है। किसी भी समाज के संस्थाओं का स्वरूप और इसका संगठन उस समाज की संस्कृति द्वारा निर्धारित और संगठित होता है। इसलिए भारतीय समाज की संरचना की संस्कृति में एकता और विविधता का अध्ययन करने हेतु सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। यह विभिन्नता एवं असमानता भाषा, जाति, लिंग, क्षेत्र के आधार पर है, अतः समाज के सामने जो चुनौतियां हैं उनका अध्ययन आवश्यक है। विविधता का अगर हम अर्थ और अवधारणा इसकी समझें तो भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं वाला देश है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। इस विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भूभाग, जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदियों तक विस्तृत है, इसके साथ ही गंगा, यमुना, सतलुज की उपजाऊ कृषि भूमि, विंध्य और दक्षिण का वनों से आच्छादित पठारी भूभाग, पश्चिम में थार का रेगिस्तान और दक्षिण का तटीय प्रदेश और पूर्व में असम और मेघालय का अतिवृष्टि का सुरम्य क्षेत्र सम्मिलित है। इस भौगोलिक विभिन्नता के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है, परंतु वस्तुतः इन भिन्नताओं के कारण ही देश में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित हुई हैं। विविधता से अभिप्राय कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। और यह एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जो यह तय करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सके। समावेशी शिक्षा के द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। समावेशी शिक्षा के विकास हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। निम्न जाति के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा। कार्यशील बच्चे होने चाहिए। सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे भी शामिल हों। प्रवासी श्रमिकों के बच्चे शामिल हों और HIV संक्रमित और ऐसे ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम बच्चे भी इसके अंदर आने चाहिए। अगर हम बात करें विद्यालय शिक्षा में समावेशी शिक्षा का अत्यधिक विकास करने के लिए विद्यालय में सुरक्षा, आवास, शौचालय, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, साथ ही बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी रचनात्मक क्षमताओं का विकास करना चाहिए और शिक्षकों को छात्रों के माता पिता से निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए, ताकि वे उनके बच्चों की उन्नति और अवनति के बारे में उन्हें बता सके। जहाँ तक संभव हो प्राथमिक शिक्षा से सर्वत्र सुलभ कराना होगा और जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करना होगा। भाषागत समस्याओं को ध्यान में रखकर तद्जनित समस्याओं को त्वरित रूप से दूर करने का प्रयास करना होगा। अतः हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की ओर अग्रसर होना होगा जो प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके। विभिन्नता के अगर हम विभिन्न स्तरों की बात करें तो भौगोलिक स्थिति में विभिन्नता, सबसे पहले हम बात करते हैं जी भौगोलिक स्थिति में विविधता। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से भारत जो है, भारत की विविधता भी भारत में भौगोलिक जो दृष्टि से अगर हम विविधता देखें तो वो भी प्रदर्शित होती है। भारत की इस भौगोलिक विविधता के संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा है कि यदि कोई विदेशी जिसे भारतीय परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है सारे देश की यात्रा करे तो वो यहाँ की विभिन्नताओं को देखकर यही समझेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि छोटे छोटे देशों का समूह है और ये देश एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न हैं। जितनी अधिक प्राकृतिक भिन्नताएं यहाँ हैं उतनी कहीं भी नहीं है। देश के एक छोर से उसे हिममंडित हिमालय दिखाई देगा, दक्षिण की ओर से देखिए बहुत ही खूबसूरत है ये हमारी देश के बारे में हमें बताया जा रहा है। एक बार फिर से देखते हैं कि अगर
यदि कोई विदेशी जिसे भारतीय परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है सारे देश की यात्रा करे तो वह वहाँ की विभिन्नताओं को देखकर यही समझेगा कि ये एक देश नहीं बल्कि छोटे छोटे देशों का समूह है और ये देश एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है। जितनी अधिक प्राकृतिक भिन्नताएं यहाँ हैं उतनी अन्यत्र कहीं पर भी नहीं है। और देश के एक छोर पर उसे हिम मंडित हिमालय दिखाई देगा और दक्षिण की ओर बढ़ने पर गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र की घाटियाँ, फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा और नीलगिरी पर्वत श्रेणियों का पठार दिखाई देगा। इस प्रकार अगर वह पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा तो वैसी ही विविधता और विभिन्नता मिलेगी। उसे विभिन्न प्रकार की जलवायु मिलेगी। हिमालय की अत्यधिक ठंड, मैदानों की ग्रीष्मकाल की अत्यधिक गर्मी मिलेगी। एक तरफ असम का समवर्षा वाला प्रदेश है तो दूसरी ओर जैसलमेर का सूखा क्षेत्र जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। इस प्रकार भौगोलिक दृष्टि से भारत में सर्वत्र विविधता दिखाई पड़ती है। अगर हम बात करें व्यक्तिक स्तर पर विविधता की तो भारत में सभी प्रकार के लोग मिलेंगे, जैसे गोरे, काले, लंबे, नाटे, पतले, मोटे, सुंदर, कुरूप। यहाँ एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति अलग डेफिनेटली दिखाई देता है। राजनीतिक विविधता की बात करें तो ऐतिहासिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि मौर्य, गुप्त और अंग्रेजों ने शासनकाल को यदि छोड़ दिया जाए तो भारत कभी संगठित नहीं रहा, बल्कि भारत के विभिन्न भागों पर एक ही समय में कई नरेशों ने शासन किया है। यानी कि अगर उत्तर भारत पर हर्षवर्धन का शासन था तो उसी समय बंगाल के पाल वंशीय शासकों का, दक्षिण में चालुक्यों का, और यह भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर राजनीतिक एकता का अभाव डेफिनेटली रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं। क्षेत्रीय विविधताओं की बात करें तो डेफिनेट सी बात है कि भारत में अनेक क्षेत्रों में, भारत के जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता दिखाई पड़ती है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों में सांस्कृतिक भिन्नता मिलती है। लोगों का शारीरिक गठन, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, यहाँ तक कि मानसिकता भी अलग अलग प्रकार की है। उदाहरणार्थ उत्तर भारत में अनेक जगह यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में सभ्य, शिक्षित और शिष्ट लोग मिलते हैं, तो असम और नागालैंड में अपेक्षाकृत कम सुसंस्कृत और शिष्ट लोग मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं धार्मिक विविधता की। तो धार्मिक विविधता की अगर हम बात करें तो भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग धर्म, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं। प्रत्येक धर्म भी कई कई मतों में बटा हुआ है। उदाहरणार्थ हिंदू धर्म जिसे भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म माना जाता है, वो भी वैष्णव, शैव, सनातन, आर्य समाज, राम भक्त, कृष्ण भक्त, कबीरपंथी, नामपंथी, ऐसे न जाने कितने जो है पंथों में वो बटा हुआ है। तो इसलिए धार्मिक विविधता भी यहाँ पर दिखाई देती है। भाषा की विविधता तो देखिए है ही है। भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक भाषाएं अस्तित्व में हैं जो भिन्न भिन्न प्रांतों को परस्पर अलग सा कर देती है। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ व्यवहार में लाई जाने वाली भाषाओं की जो संख्या है वो लगभग 222 है। इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न भागों में लगभग 545 भाषाएं व्यवहार में लाई जाती हैं और इन विभिन्न भाषाओं के कारण भारत में विविधता दर्शित होती है। वर्तमान में भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हैं जी हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, उर्दू, सिंधी, असमिया, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कांकड़ी, मणिपुरी, नेपाली, संस्कृत, डोगरी, संथाली, बोडो और मैथिली। कुछ अन्य भाषाओं को भी इस सूची में सम्मिलित करने की मांग की जा रही है। जाति स्तर पर अगर हम विविधता की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न जातियाँ हैं जिनमें खान पान, विवाह, रीति रिवाज अलग अलग है। निम्न जातियों में छुआछूत और बाल विवाह ये भी चीज़ें दिखाई देती हैं। कहीं उच्च जातियों में अलग अलग व्यवसाय और कार्य नियम होते हैं, जैसे बढ़ई, चमार, लुहार, कारीगर, धोबी, दर्जी, नाई, ब्राह्मण, वैश्य, इस तरह की चीज़ें। लैंगिक स्तर पर विभिन्नता तो डेफिनेटली लड़के लड़कियों में भेद तो दिखाई देता ही है। इसमें नौकरियों में, आय में, हर जगह विविधता है। आर्थिक विविधता की बात करें तो भारत में आर्थिक दृष्टि से भी विविधता प्राप्त है। यहाँ धन का असमान वितरण है और एक ऐसा वर्ग है जो अथक परिश्रम के पश्चात 2 वक्त की रोटी लायक नहीं कमा पाता है। दूसरी तरफ ऐसा वर्ग है जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ तथा आय इतनी अधिक है कि इस वर्ग के व्यक्तियों की गणना विश्व के धनाढ्य व्यक्तियों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि विविधता में एकता की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नीड ऑफ यूनिट इन डाइवर्सिटी। तो देखिएगा, अगर हम इस प्रश्न की बात करें, स्वाधीनता के इतने लंबे समय के अंतराल में भी भारतीय नागरिकों में अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना कम से कम मात्रा में है। जब तक विदेशों की, विदेशी संस्कृतियों की भूरी भूरी प्रशंसा की जाएगी, अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति अच्छे भाव न उभरेंगे और तब तक समस्या बनी रहेगी। वैसे तो राष्ट्र में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं हैं, मगर उनमें से राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या भी प्रमुख मानी गई है। राष्ट्रीय एकीकरण हेतु भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों और दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न तरह की विचारधाराएं दी हैं, मगर उनमें से निम्नांकित मुख्य है।
जैसे सर जदुनाथ सरकार के अनुसार राजनीतिक एकता का प्रतीक एक तंत्रात्मक निरंकुश शासन नहीं होता, बल्कि जनता की इच्छा ही उसका द्योतक है। गुरुदेव डॉक्टर राम आहूजा के अनुसार राष्ट्रीय एकता समचेतना पर आधारित है और एक वह प्रक्रिया है जिसमें देश के विभिन्न समूह और उपसमूह एकता व तादात्म्यीकरण के उच्च स्तर प्राप्त करने के सामान्य उद्देश्य हेतु रचनात्मक प्रयास करते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद के मतानुसार राष्ट्रीय एकीकरण एक मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रक्रिया है। इसमें जनसाधारण के प्रति एकता, पारस्परिक निर्भरता, सामान्य नागरिकता की भावना और राष्ट्र के प्रति भावना सन्निहित है। अतः जो है राष्ट्रीय एकता वह प्रक्रिया है जिससे विभिन्न धार्मिक समूह, क्षेत्रीय समूह, जनजातियां, जातियां आदि व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं बल्कि अपने कार्यक्रम को उतना महत्व देकर राष्ट्रीय कल्याण को पहले महत्व देते हैं। अगर हम बात करें भौगोलिक एकता की, तो यद्यपि भारतवर्ष को भौगोलिक दृष्टि से अनेक विभिन्नताओं वाला प्रदेश माना गया है, परंतु संपूर्ण राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। भारत भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई का निर्माण करता है। भौगोलिक दृष्टि से विषमताएं अनेकानेक हैं। चेरापूंजी जहां 1 और 600 सेंटीमीटर वर्षा होती है, दूसरी ओर राजस्थान के थार मरुस्थल में मात्र 3.5 इंच वर्षा होती है। तो ये हमने देख ही लिया। धार्मिक विविधता में भी एकता है, राजनीतिक विविधता में भी एकता हमारे यहाँ पर दिखाई देती है। कला और संस्कृति, साहित्य में एकता दिखाई देती है। कैसे? भारतीय जीवन में कला और साहित्य की एकता भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मूर्तिकला, चित्रकला, कला और नृत्य, स्थापत्य कला, संगीत आदि कलाएं भारत की एकता की परिचायक है। कर्नाटक का यक्षगान, भरतनाट्यम, केरल की कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी आदि सभी प्रकार के शास्त्रीय नृत्य संपूर्ण भारत में अपने सौंदर्य को बिखेरते हैं। सामाजिक एकता की बात करें तो भारत में विभिन्न भागों में सामाजिक जीवन में भी साम्य है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के परिवार, जाति, विवाह पद्धति, रीति रिवाज, संस्थाएं, खान पान, वेशभूषा में पर्याप्त विभिन्नता है। संयुक्त परिवार की प्रथा सर्वत्र प्रचलित है। जाति प्रथा का प्रभाव किसी न किसी रूप में भारत के सभी लोगों पर पड़ा है। फिर भी बहुत सारी चीज़ों में उल्लेखनीय समानता और एकता देखी जा सकती है। सांस्कृतिक विविधता में एकता, देखिए प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने भारतीय परंपरा नामक अपने ग्रंथ में लिखा है कि भारतीय संस्कृति की कहानी एकता और समाधानों का समन्वय है और यह प्राचीन परंपराओं और नवीन मानों के पूर्ण संयोग की उन्नति की कहानी है। यह प्राचीन काल में रही है और जब तक यह विश्व रहेगा तब तक यह रहेगी। भाषाई एकता भी डेफिनेटली यहाँ पर है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विविधताओं के कारणों की विवेचना कीजिए। देखिए विविधताओं के कारण हमें जानने हैं कि प्राचीन समय में हमारे देश में धर्म, जाति, लिंग और संप्रदाय आदि के आधार पर परस्पर भेदभाव किया जाता था और उस समय भारतीय समाज छुआछूत, ऊंच नीच इन जैसी कुरीतियों से ग्रसित था। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक धार्मिक उपेक्षा, अपमान और अवहेलना करते थे। हिंदू धार्मिक स्थान पर यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति पहुंच जाता तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान था। तो इस प्रकार निम्न जाति के लोग अपने ही देश में बहुत सी आवश्यक सुविधाओं से वंचित रह जाते थे और स्वतंत्रता के पश्चात आज यह भेदभाव धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और सभी धर्मों के लोग अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त कर रहे हैं। अतः भेदभाव से अभिप्राय किसी व्यक्ति या समूह के साथ ऐसा व्यवहार करना है जो उसे सामान्य जीवन जीने के अधिकारों का उपयोग करने से वंचित रखता हो। भेदभाव के आधार जो होते हैं जैसे जाति, रंग, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म, आर्थिक या सामाजिक स्तर आदि कुछ भी हो सकता है। भेदभाव के कारण समाज के उपवर्जन जैसी प्रक्रियाएं तेजी से गति पकड़ रही हैं, जिसके कारण समावेशन की प्रक्रिया अपूर्ण रह गई है और समाज में बढ़ती हुई भेदभाव की इस प्रक्रिया को शिक्षा के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। सामाजिक भेदभाव की अगर हम बात करें तो समाज की संरचना और उसको व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए समाज में अनेक प्रकार की विशेषताएं व्याप्त हैं। भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों को मानने वाले लोग रहते हैं। सामाजिक विकास में ये विषमताएं बाधा उत्पन्न करती हैं। भारतीय समाज में निम्नलिखित विषमताएं व्याप्त हैं। जाति व्यवस्था के आधार पर भारतीय समाज 4 वर्गों में बंटा हुआ है और इन वर्गों में विभिन्न जातियां और जनजातियां सम्मिलित हैं। भारतीय समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक और रीति रिवाज संबंधी अनेक विषमताएं पाई जाती हैं। हिंदू धर्म के अनुयायी बलि प्रथा के विरोधी होते हैं। मुस्लिम धर्म के अनुयायी बलि प्रथा को उचित मानते हैं। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में निवास करने वालों के रहन सहन को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना उच्च कोटि का समझा जाता है, जो सामाजिक विषमताओं को प्रोत्साहन देता है। अगर हम बात करें भारतीय समाज में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को प्रमाणित किया जाता है। जो बच्चे धनी और उच्च परिवारों में जन्म लेते हैं उन्हें उच्च श्रेणी तथा जो गरीब और निम्न परिवार में जन्म लेते हैं उन्हें निम्न श्रेणी में रखा जाता है।
प्राचीन काल में केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था तथा निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है। संपूर्ण भारतीय समाज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित था, जो कि सामाजिक विकास में बाधक होता है। भारतीय समाज में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार और महत्व प्रदान किया जाता है और स्त्रियों में हीन भावना का विकास इससे होता है। आगे देखें, उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय समाज में अनेक विषमताएं व्याप्त है जो सामाजिक विकास और उन्नति में बाधाएं उत्पन्न कर रही है। इन विषमताओं के परिणाम स्वरूप ही भारतीय समाज में जातीय, सांप्रदायिक तथा वर्ग संघर्ष होने लगे हैं, जो राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हानिकारक है। सामाजिक भेदभाव को दूर करने के उपायों की अगर हम बात करें तो देखिए, समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की विषमताएं सामाजिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध करती है। सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। समाज में जाति और धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने वाले लोगों का दमन किया जाए और जिससे समाज में एकता बनी रहे। समाज में नैतिक मूल्यों जैसे सत्य, अहिंसा, मानवता और परोपकार आदि का अधिक से अधिक विकास किया जाए, जिससे समाज की उन्नति हो सके। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक संसाधनों का अभाव है, इसलिए भौतिक संसाधनों से संपन्न ग्रामीण क्षेत्रों को बनाया जाना चाहिए, जिससे उनमें जो भी शहरीकरण की भावना है वो खत्म हो जाए। भारतीय संविधान द्वारा सभी धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता दी जाए और निम्न जातियों को इसके लिए प्रोत्साहन भी दिया जाए। अगर हम बात करें, प्रत्येक जो छुआछूत और भेदभाव जैसी भावना है उनको फैलाने वाले लोगों के लिए सरकार को चाहिए कि वो कठोर कानून बनाए और सभी व्यक्ति एक ईश्वर की ही संतान है, इस प्रकार की भावना को अधिक से अधिक प्रचारित किया जाए। प्रत्येक जनजाति के लोगों को सभी धर्मों, रीति रिवाजों और संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए और स्वस्थ परंपराओं के विकास पर बल देना चाहिए। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए धार्मिक विषमताओं को समाप्त करने के लिए सर्वधर्म प्रचार संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। आर्थिक भेदभाव की अगर हम बात करें तो संपूर्ण भारतीय समाज में विभिन्न आर्थिक विषमताएं विद्यमान है। समाज में भौतिक संसाधनों का वितरण समान रूप से नहीं है। आर्थिक विषमताओं के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज दो वर्गों में बंट गया है, एक तो पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। पूंजीपति अधिक अमीर होते जा रहे हैं तथा भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग निरंतर निर्धन होता जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता है। भारतीय समाज में धन का असमान वितरण है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में कुछ व्यक्ति निर्धन और कुछ व्यक्ति धनी हैं। देश के कुछ भागों में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, इसलिए उस क्षेत्र के निवासियों का रहन सहन तो उच्च कोटि का होता है, बाकियों के लिए वो अभाव का रह जाता है। भौतिक संसाधनों का उपयोग अधिकांशतः पूंजीपति वर्ग ही करता है और श्रमिक वर्ग इन संसाधनों और भौतिक सुविधाओं से वंचित रह जाता है, जिससे आर्थिक विषमता को प्रोत्साहन मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में धनोपार्जन करने से अधिक स्रोत होते हैं धनोपार्जन के, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र वाले लोगों में धन का अभाव पाया जाता है। असमानताओं के परिणाम स्वरूप भी भारतीय समाज में आर्थिक विषमताओं को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे निम्न वर्ग के पास धन का अभाव है, पूंजीपतियों के पास धन की अधिकता है। मानवीय विकास के अभाव में देश की आर्थिक उन्नति नहीं की जा सकती है, इसलिए भारतीय समाज में आर्थिक विषमताओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। संसाधनों की सीमितता के कारण भी समाज में आर्थिक विषमताएं जन्म लेती हैं। अगर हम बात करें इसको दूर करने के उपाय, तो देखिए, भारत में जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से बढ़ रही है, इसलिए आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि जनसंख्या का नियंत्रण करना चाहिए। श्रमिकों को उनके श्रम का उचित धन प्रदान किया जाए, जिससे कि पूंजीपति वर्ग जो है वो उनका शोषण नहीं कर सके और उनका भी आर्थिक स्तर सुधारा जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जिन लोगों के पास भूमि का अभाव है उन लोगों को सरकार द्वारा भूमि प्रदान की जाए, जिससे वे अपने आर्थिक सुधार कर सके। मानवीय विकास पर अत्यधिक बल दिया जाए और इस प्रकार जो है आर्थिक विषमताओं को आसानी से समाप्त किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में भौतिक संसाधनों का अभाव है, ठीक है, उन क्षेत्रों में सरकार को संसाधनों की पूर्ति करनी चाहिए, जिससे वह आर्थिक विकास हो सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समावेशी प्रणाली में बाधा उत्पन्न करने वाली नीतियों और प्रथाओं की पहचान का वर्णन कीजिए। देखिए, जो समावेशी प्रणाली है उसमें बाधा उत्पन्न करने वाली प्रथाएं कौन कौन सी है, तो देखिएगा, सबसे पहले समावेशी शिक्षा की अवधारणा को न समझकर केवल विशिष्ट बालकों को महत्व प्रदान करना, ये समावेशी प्रणाली में बाधा उत्पन्न करने वाली एक प्रथा है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सभी को समान, लेकिन अगर विशिष्ट बालकों को महत्व प्रदान करें तो ऐसी जो प्रथा है वो गलत होगी। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शोध को न मानना एक बहुत बड़ी बाधा है। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के आधार पर जो कार्यक्रम समावेशी वातावरण को उत्पन्न करते हैं उसका क्रियान्वयन न करना
ठीक है। विशिष्ट बालकों को अलग वातावरण में रखकर अध्ययन करना ये भी बहुत बड़ी समस्या है। समावेशीकरण में अधिगम सिद्धांतों को महत्व न प्रदान करना, पृष्ठ पोषण द्वारा अधिगम अपेक्षित परिणामों का परीक्षण न करना और इसके मतलब सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें बाधक हैं। समन्वयक समूह द्वारा विशिष्ट बालकों को कोई सहायता न मिलना आदि समावेशीकरण में बाधा उत्पन्न करता है। परिवार समाज के आधार पर निर्योग्य बालकों को समझने की अपेक्षा उसकी निर्योग्यता को महत्व देना ये बाधक है। अभिभावकों द्वारा समावेशी प्रक्रिया में रुचि न लेना ये भी बाधा है। और जो भी शैक्षिक संगठन है या स्वास्थ्य केंद्र है उनका समावेशीकरण के प्रति जागरूक न होना ये तो बड़ी बाधा है। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में आवश्यक तत्व आर्थिक सहायता है और इससे वंचित रहना ये बड़ी समस्या है। शिक्षकों का समावेशीकरण प्रक्रिया में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जिम्मेदारी को प्रशासन और उनके अभिभावकों की जिम्मेदारी समझकर छोड़ देना, सामान्य बालकों के अभिभावकों और विशिष्ट बालकों के अभिभावकों के साथ संबंध का न होना, सरकारी गैर सरकारी अन्य शैक्षिक संगठनों का समय अनुसार उनमें कार्यरत शिक्षकों और को विशिष्ट बालकों की शिक्षा और देखभाल के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध न करवाना, समावेशी विद्यालयों के निर्माण के स्थान पर विशिष्ट स्कूलों पर अत्यधिक बल देना चाहिए और शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर बल देना जबकि बाल केंद्रित शिक्षा को कोई स्थान नहीं देना ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। शिक्षकों की अभिवृत्ति विशिष्टता की ओर सकारात्मक होना ये प्रॉब्लम है। कक्षागत स्थितियों में सामान्य बालकों पर शिक्षण द्वारा अधिक जोर देना बल्कि विशिष्ट बालकों को जो है महत्व कम प्रदान करना। तो देखिएगा ये बहुत सारे आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, असमर्थता से क्या अभिप्राय है? बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानने के प्रयासों का वर्णन कीजिए। देखिए आसक्तता और असमर्थता क्या होती है? तो देखिए डिसएबिलिटी से अभिप्राय बालक के जीवन के किसी विशेष पहलू के विशेष लक्षणों से है जिसके कारण सामान्य से अपसरण की मात्रा उसे सामान्य बालकों से अलग करती है, उसे उस पक्ष संबंधी सामान्य बालकों जैसे क्रियाओं को करने में बाधित करती है और सामान्य भाषा में ऐसे लक्षणों वाले बालकों को विशिष्ट कहा जाता है। विशिष्ट बालकों को भिन्न भिन्न शिक्षाविदों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। जैसे किर्क कहते हैं कि विशिष्ट बालक अपने दैहिक, बौद्धिक और सामाजिक गुणों से सामान्य बालकों से अलग होते हैं। क्रुत्शेक ने बोला है कि एक विशिष्ट बालक वह है जो बाकी सारे लक्षणों से अपसरित हो और सामान्य वृद्धि और विकास में इतना भिन्न कि सामान्य कक्षा के कार्यक्रमों से लाभ और नहीं उठा सके। जर्सिल्ड, टेलफोर्ड और सामरी ने परिभाषित किया कि विशिष्ट व असाधारण बालक वे होते हैं जो सामान्य बालकों से असाधारण रूप से अलग हो। अगर शिक्षा परिभाषा शब्दकोश के अनुसार देखें तो वह बालक जो अपनी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं में औसत से विशिष्ट हो, यह विशिष्टता उस स्तर की हो, उसे अपनी क्षमता के विकास की उच्चतम सीमा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, असाधारण अथवा विशिष्ट बालक कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि विशिष्टता से अभिप्राय असाधारण होता है। विशिष्ट वह है जो भिन्न है, असामान्य है। एक मुख्य बात यह है कि आसक्तता का संबंध विचलन की अपेक्षा अभाव से अधिक होता है और सभी विशिष्ट बालक आसक्त नहीं होते जैसे प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालक, जबकि सभी आसक्त बालक विशिष्ट अवश्य होते हैं। अगर हम बात करें असमर्थता विभेदन अधिनियम 1995 तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति में असमर्थता है यदि उसकी दैहिक और मानसिक बाध्यता उसकी दिनचर्या की क्रियाओं की योग्यताओं को महत्वपूर्ण ढंग से दीर्घकालीन नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचानने का जो प्रयास किया गया है उसके बारे में हमें बात करनी है। देखिए इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का संक्षिप्त विवरण जो है यहाँ देना वांछित प्रतीत होता है। देखिएगा कैसे, भारत का अशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गठित परिषद, तो इनके पुनर्वास के लिए एक गठित परिषद है। इसने इस संबंध में कुछ सराहनीय कदम उठाए हैं, कुछ निर्देश संचालित किए हैं जिनसे विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को पहचानने में सहायता मिलती है और शिक्षक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद कुछ विशेष कार्यक्रमों को सामान्य शिक्षक प्रशिक्षण के साथ संलग्न करने का प्रयत्न कर रही है ताकि इन बालकों और इनकी आवश्यकताओं को सही पहचान हो सके। सेवारत शिक्षकों के लिए प्राथमिक कोर्स का विकास भारत के पुनर्वास विभाग द्वारा किया गया है और 3 माह के इस कोर्स में सेवारत शिक्षकों को असशक्त बालकों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं से परिचित करवाया जाता है और कोर्स के पाठ्यक्रम संबंधी शेष सूचनाएं शिक्षा के दूरसंचार माध्यम से संचारित की जाती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा बंगाल जैसे राज्यों में इसे अपनाकर लागू भी कर दिया है। क्रेडिट संग्रहण योजना, एक शिक्षक भिन्न प्रकार की आवश्यकता के बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझने में समर्थ नहीं हो सकता है
इसलिए आरसीआई ने एक विशिष्ट शिक्षा के प्रशिक्षित शिक्षक के लिए दूसरी विशिष्टता संबंधी ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली का विकास किया है। यानी कि दृष्टिबाधित में भी बीएड स्पेशल के शिक्षक मानसिक मंदता अथवा श्रवण बाधिता से संबंधित ज्ञान का ग्रहण कर सकते हैं। यानी एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में भी जा सकते हैं, यानी बीए वाले एमआर में या एचआर में जा सकते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान परिषद ने 1980-90 में एक ऐसे ही अनेक वर्ग शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स को प्रारंभ किया था, जिसकी अवधि 1 वर्ष की थी। किन्हीं कारणों से ये योजना सफल नहीं हो सकती थी। ठीक है जी। दूरसंचार माध्यम की बात करें तो इस माध्यम से विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं से संबंधित कोर्स का प्रारंभ आरसीआई ने किया था, जिसकी उपयुक्तता अधिक नहीं आंकी गई। अशक्तता, पुनर्वास और शिक्षा के संबंध में सामान्य जागृति उत्पन्न करना आरसीआई का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयास है, जो इग्नूस ने प्रारंभ किया। इस प्रोग्राम के अंतर्गत सप्ताह में एक बार टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम 1 घंटे के लिए प्रसारित किया जाता है और इस कार्यक्रम के लिए देश के 50 से 60 डिस्टेंस रिसीविंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। माता पिता की उन्मुखता। देखिए, बालकों की विशिष्टता को जानने के लिए माता पिता की उन्मुखता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि माता पिता इन बच्चों की शिक्षा में विशेष योगदान दे सकते हैं और इन बालकों की देखभाल के लिए आरसीआई ने माता पिता के लिए 6 माह का एक कोर्स विकसित किया है और यह कोर्स दूरसंचार माध्यमों से करवाया जाता है। इस कोर्स की अवधि में 2 संपर्क कार्यक्रम होते हैं, जिसमें बाधित और सामान्य बच्चों के माता पिता भाग ले सकते हैं और इस कार्यक्रम को चलाने का कार्य लगभग 300 एनजीओ करेंगे। आरसीआई इन्हें आवश्यक सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराएगा और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विशिष्ट बच्चों की शिक्षा में उनके माता पिता की संलग्नता को, भागीदारी को बढ़ाना है। अधिगम संबंधी बाध्यताओं की पहचान अत्यंत कठिन कार्य है और सीखने संबंधी बाध्यता के बच्चों को अंकित करना जितना आसान है, उससे कहीं अधिक कठिन है उनकी सही पहचान करना, क्योंकि अधिगम के पिछड़ेपन के लिए कोई बाध्यता जो है वो उत्तरदायी नहीं होती। कई बार बालक द्वारा दूसरों का ध्यान पाने और सहायता ग्रहण करने के लिए भी ऐसा जो है कमजोरी और मजबूरी वो शैक्षिक पिछड़ेपन को प्रदर्शित कर सकती है। ठीक है जी। आगे बात करें बालकों की आवश्यकताओं संबंधी सुझाव। अगर हम सुझावों की बात करें तो विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और उनकी शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए एक संपूर्ण उपागम अपनाने की आवश्यकता है। विशिष्ट बालकों की संपूर्ण विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान के लिए अभी भी साधनों, सार्थक प्रयासों तथा सकारात्मक अभिवृद्धि की आवश्यकता है। अशक्त बच्चों की सहायक साधनों की तथा डॉक्टरी सहायता के अतिरिक्त भी अन्य कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पहचान करने के प्रयास को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। विशिष्ट और सामान्य सभी बच्चे किसी न किसी रूप में विशिष्ट होते हैं और बालकों के वर्गीकरण की अनुपयुक्त एवं अमनोवैज्ञानिक प्रविधियों को निरुत्साहित करने की आवश्यकता है। विशिष्ट बालकों की बहुविध विविधतापूर्ण आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इन सबको किसी एक शिक्षा प्रणाली से, चाहे वह सामान्य शिक्षा प्रणाली हो अथवा एकीकरण प्रणाली हो अथवा विशिष्ट शिक्षा प्रणाली हो अथवा समावेशी शिक्षा से पूर्ण रूप से लाभान्वित करना संभव नहीं है। आशक्तता के अति तीव्र और प्रचंड स्तर की अवस्था में बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी अन्य विशिष्ट संस्थाओं को सुपुर्दगी अनिवार्य हो जाती है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुबाधिता बालक यानी मल्टीपल हैंडीकैप्स किसे कहते हैं। एकाधिक निर्योग्यता के संप्रत्यय और प्रकृति का वर्णन कीजिए और एकाधिक निर्योग्यता की विशेषताएं लिखिए। देखिए, बहुबाधिता मल्टीपल हैंडीकैप्स क्या होती हैं। देखिए, इससे ग्रसित बच्चों में से एक से अधिक बाधिता या अपंगता होती है। ये बाधिताएं दैहिक और मानसिक अपंगता से संबंधित हो सकती है। असमर्थता से अभिप्राय किसी भी व्यक्ति का किसी शारीरिक अथवा मानसिक अपंगता से ग्रसित होना हो सकता है और दैहिक बाध्यताओं में अस्थि बाधिता, श्रवण, दृष्टि और वाणी संबंधी बाधिता मुख्य रूप से सम्मिलित रहती है। मनोदैहिक अपंगता का संबंध आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात आदि से होता है और इन असमर्थताओं के में अन्य कारणों के साथ स्नायुविक क्षति और ह्रास की स्थिति भी सम्मिलित होती है। बौद्धिक अक्षमता के कारण दोषपूर्ण गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स और उनकी प्रसवपूर्व दोषपूर्ण जो अंत्यक्रिया होती है, ये सब रीजन होते हैं। जब इन बाध्यताओं में से किसी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक की अवस्था उत्पन्न हो जाए तो उसे बहुबाधिता या बहु अपंगता की संज्ञा दी जाती है। अतः एवं बहुबाधित अपंगता से अभिप्राय उन बालकों से होता है जो एक से अधिक अपंगता से ग्रसित होते हैं। जैसे कोई बालक कम दृष्टि अस्थि बाधिता से पीड़ित हो सकता है, कोई दूसरा दृष्टि और वाणी बाधिता से अथवा अस्थि बाधिता और बौद्धिक अक्षमता आदि से ग्रसित हो सकता है। इस प्रकार की 2 या 2 से अधिक अपंगताओं के प्रत्येक बालक में एक मुख्य अपंगता होती है और दूसरी गौण अपंगता होती है। अभिप्राय यह है कि एक अपंगता दूसरी से अधिक प्रबल की हो सकती है। बहुबाधिता के संप्रत्यय को कॉन्सेप्ट को अधिक स्पष्ट रूप से करने के लिए कहा जा सकता है कि असमर्थ व्यक्तियों के लिए निर्मित अधिनियम 1995 की धारा 1 और अनुभाग 2
के अनुसार किसी व्यक्ति में दो या अधिक अपंगता को बहुबाधिता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन अपंगताओं में मुख्य रूप से दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, बहरापन, उपचार पश्चात कोढ़, अस्थिबाधिता, मानसिक विक्षिप्तताएं और मानसिक मंदन आदि को रखा जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की देखभाल, शिक्षा, उपचार और व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस परिभाषा को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इन बालकों की जो व्यक्तिगत और शैक्षिक आवश्यकताएं हैं अन्य सामान्य बालकों तथा दूसरी प्रकार के बाधिक बालकों की आवश्यकताओं की अपेक्षा भिन्न और अधिक ध्यान और प्रयत्नों की मांग करने वाली होती है, इसलिए कि वे अपनी उपलब्ध क्षमताओं का सही विकास करके उपयुक्त व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सके। बहुबाधित बालकों को दूसरे सभी बालकों की तरह शिक्षण ग्रहण करने और अपनी क्षमताओं को विकास करने के अधिकार प्राप्त है। कई संवैधानिक अधिनियमों और उनके सुधारात्मक रूपों के द्वारा सरकार ने उन व्यक्तियों के कल्याण के लिए कई उपयुक्त प्रावधान रखे हैं और लागू भी किए जा चुके हैं। इन प्रयत्नों में से प्रमुख है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995, सर्व शिक्षा अभियान 2002, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ 2006 और दैहिक और मानसिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा, व्यावसायिक संग्रहण और सामाजिक जीवन के संदर्भ में सरकार व गैर सरकारी संगठनों द्वारा जो किए गए प्रयास और ये प्रयत्न है ये स्पष्ट करते हैं कि सभी व्यक्तियों को अपनी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक एवं सामाजिक आर्थिक विषमताओं के बावजूद शिक्षा प्राप्त करने, स्व विकास करने, व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से सुखमय और संतुष्ट जीवन प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है जी। अगर हम आगे बात करें बहुबाधित बालकों की विशेषताएं, तो देखिए बहुबाधित बालकों के लक्षण, गुण, स्वरूप सामान्य बालकों से अलग होते हैं। यह इन बालकों पर लागू होता है जो सामान्य बालकों से अलग हो, स्मरण शक्ति अधिक हो। कुछ एक बहुबाधित बालक शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक आधार पर सामान्य बालक से बिल्कुल अलग होते हैं। सामान्य बालक की अपेक्षा उनका विकास तीव्र गति से होता है। बहुबाधित बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे स्कूल की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। एक बहुबाधित बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और शैक्षणिक उपलब्धियों जैसी सभी धाराओं में सम्मिलित होता है। इन बालकों के विकासात्मक प्रतिमान सामान्य नहीं होते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि समावेशी शिक्षा के लिए कक्षा कक्ष प्रबंध का वर्णन कीजिए। कक्षा कक्ष प्रबंध कैसा होना चाहिए? देखिए, समावेशित कक्षा कक्ष जहां विभिन्नता संपन्न परिवेश, रुचि, योग्यता, विशेषताओं युक्त बालक बालिकाएं आवश्यक शिक्षण व्यू रचनाओं द्वारा अनुकूलित अधिगम अनुभवों को प्राप्त कर सकें। शिक्षा मानवीय अधिकार है कि विशेष आवश्यकता युक्त बालक भी नियमित विद्यालयों में समावेशित होने चाहिए और भारतीय सरकार की विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार प्रत्येक विकलांग बालक को 6 से 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा न्यूनतम अवरोधक वातावरण में दी जानी चाहिए। गंभीर रूप से विकलांग बालक को विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जानी चाहिए जहां पर अक्षम बालकों को आवासीय सुविधा भी प्राप्त होती है। शिक्षा हेतु संकुचित वातावरण प्राप्त होता है और प्रतिस्पर्धा हेतु व्यापक विस्तृत दायरा प्राप्त नहीं होता है। मध्यम रूप से अक्षम बालकों को नियमित विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है जी। अगर हम बात करें इसके लिए सामान्य अधिनियम की, तो कक्षा प्रबंधन हेतु अध्यापक को विकलांग बालकों की स्थिति को ध्यान में रखकर कक्षा प्रबंध करना चाहिए। सभी छात्रों के लिए कक्षा में समान रूप से अनुशासन रखा जाए। विद्यार्थी की रुचि के अनुसार अर्थपूर्ण क्रियाओं को करने हेतु प्रेरित किया जाए। जब छात्र कक्षा के नियमों को समझे, स्वीकार करे और अनुसरण करे तभी उनको अधिक से अधिक उत्पादन क्रियाकलापों में लगाया जाए। और अध्यापक का लक्ष्य विद्यार्थी के आंतरिक नियंत्रण पर होना चाहिए कि विद्यार्थी अपने आंतरिक जो सिस्टम है उसको नियंत्रित कर सकें। विशिष्ट अधिनियम की बात करें तो शिक्षक को कक्षा प्रबंधन हेतु विशिष्ट अधिनियम की भी समय समय पर आवश्यकता होती है। छात्रों को दिए जाने वाले निर्देश रूपी नियम स्पष्ट होने चाहिए, छात्र अनुसरण करें। विद्यार्थियों हेतु उपयुक्त वातावरण का प्रयोग किया जाए। छात्रों को सकारात्मक कार्य हेतु पुनर्बलन दिया जाए। सुव्यवस्थित विषय शिक्षण और स्वतंत्रता क्रियाकलापों का नियोजन होना चाहिए। विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व को महसूस करवाया जाए। अक्षम बालकों को न्यूनतम अवरोधक वातावरण दिया जाए। और जो भी कक्षा प्रबंधन के निर्माण हेतु जो है अध्यापक को बहुत सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए कि कक्षा प्रबंधन इस प्रकार का हो जहां अक्षम और सामान्य बालक मित्रवत व्यवहार करें और न्यूनतम जो है रुकावट महसूस करें। ठीक है जी। अध्यापक के क्रियाकलापों के प्रबंधन के लिए कई उपागमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे शिक्षण विषय वस्तु को प्रकृति स्वभाव के अनुरूप सामान्य और अक्षम बालकों के शिक्षण में व्यू रचनाओं के साथ आंशिक परिवर्तन या अनुकूलन करना जिससे अक्षम बालक भी लाभान्वित हो सके।
BR जुलाइस शिक्षण प्रतिमान, इसके अंतर्गत उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली को सम्मिलित किया जाता है। हर्बर्ट उपागम, इसके अंतर्गत प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, समानता, विश्लेषण, संश्लेषण और सामान्यीकरण आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। BS ब्लूम उपागम, इसके अंतर्गत शिक्षण को त्रिपदी प्रक्रिया में संलग्न माना जाता है और समावेशी परिवेश में कक्षा प्रबंधन को विस्तृत रूप देने की आवश्यकता होती है, जिससे अक्षम बालकों, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मंदबुद्धि, अस्थि विकलांग, अधिगम अक्षम को कक्षा में प्रवेश के समय, कक्षा के अंदर और कक्षा से बाहर जाने में कठिनाइयों का सामना करना ना पड़े। जैसे कक्षा प्रबंधन का केंद्र बिंदु उपागम हेतु छात्रों की अभिप्रेरणा से है और शिक्षक मौखिक शाब्दिक क्रियाओं व्यवहारों में छात्रों की अच्छे व्यवहार के लिए उनको पुनर्बलन देता है, छात्रों की आकांक्षा स्तर को उन्नत करता है, कक्षा गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करता है। कक्षा का प्रबंधन सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के संबंध में होता है। अध्यापक और छात्रों की पृष्ठभूमि, उनका व्यवहार, रुचि, योग्यता की जानकारी होनी चाहिए और जो भी वातावरण है वो संबंधित सभी सुख सुविधाएं जो है अधिगम हेतु आवश्यक होती हैं, उसके लिए उसको रेडी होना होता है और सभी व्यवस्थाएं होनी होती हैं। अध्यापक की सरलता, सहजता, मधुरता और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहना चाहिए। अगर हम बात करें कि समावेशित विद्यालयों के अक्षम बालकों को मुख्य धारा में लाने के लिए अध्यापक को कक्षा क्रियाकलापों के प्रबंधन में असंख्य घटकों के सहयोग की आवश्यकता होती है। अध्यापक की बात करें तो अधिगम स्वरूपों का नियोजन, संगठन, अग्रसरण और मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन और नियंत्रण वो करता है। विशेष अध्यापक सिंपली जो है नियमित अध्यापक से विचार विमर्श करके व्यूह रचनाओं के संबंध में उसके कौशलों के विकास हेतु पाठ्यवस्तु डिसाइड करता है। विद्यार्थी जो है वो सामान्य और अक्षम शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सरल बनाना है और अधिगम शिक्षण पर निर्भर करता है। मुख्य धारा की कक्षा में अध्यापक को कक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना चाहिए। पाठ्यक्रम किसी संस्था द्वारा सुनियोजित कार्यक्रम पाठ्यक्रम है और इसके द्वारा अध्यापक और छात्र के मध्य शाब्दिक अंतरक्रिया होती है। वातावरण की बात करें तो कक्षा प्रबंधन के अंदर वातावरण मुख्य घटक है, इसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। वातावरण के अंदर आप कितना भी कुछ लिख सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियों में अध्यापक को सर्वप्रथम कक्षा अधिगम परिस्थितियों का अनुकूलन अक्षम बालकों के अनुरूप किया जाना चाहिए। अक्षम बालकों को यथासंभव समस्त सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक होता है। संसाधित कक्ष में उपकरणों का प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। कार्यों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना, ऐसे कार्य जो एक दिन में समाप्त किए जा सके। ठीक है जी। अवकाश के समय के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना। समावेशित विद्यालयों के तहत बालकों को न्यूनतम अवरोधक वातावरण मिलना चाहिए। अक्षम बालकों की आवश्यकता अनुसार उपकरण मिलने चाहिए। फर्नीचर आकर्षक, टिकाऊ और सुगमता होनी चाहिए और अक्षम बालकों को प्रथम पंक्ति में बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हम बात करें निर्योग्यता पहचान हेतु मनोवैज्ञानिक संरचना, देखिए सिंपल सी बात है, असमर्थता पहचान का मनोवैज्ञानिक निर्माण और भेदभाव, ठीक है, इसकी हमें बात करनी है कि संविधान की निर्देशिका में कहा गया है कि प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग का हो। ठीक है जी। और यही सकारात्मक दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए समाज के एक वर्ग विशिष्ट बालकों का ये भी है कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से किसी न किसी मतलब क्षति से ग्रसित हैं, जैसे दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित, मानसिक मंदित, अस्थिग्रस्त, अधिगम अक्षमता, बहुविकलांगता। ये जो स्वयं की योग्यता, क्षमता और व्यवहार और व्यक्तिगत गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से अधिक भिन्नता रखते हैं और यही व्यक्तिगत भिन्नता बालकों की स्वयं की विशेषता के रूप में असंख्य समस्याओं का कारण बन जाती है और यही विशिष्टता के फलस्वरूप इनको विशिष्ट बालक और विशेष आवश्यकता युक्त बालक के नाम से उनको पहचान दिलाती है। तो सिंपल सी बात है कि ये सब चीज़ें तो है, तो इनके लिए इनको समायोजन करने के लिए और सिंपल सी बात है कि विशेष देखभाल की ज़रूरत होगी। इसलिए हम सभी जानते हैं कि शारीरिक शक्ति महत्वपूर्ण होती है, परंतु शरीर के एक अंग या अधिक अंग के क्षतिग्रस्त होने से हम समग्र शरीर को विकलांग नहीं कह सकते या समग्र शरीर को अयोग्य मानना भी अनुचित होगा। ठीक है जी। इसलिए जितने भी ये चीज़ें हैं, बहुविकलांगताएं हैं, उनको सामान्य बालकों के समान शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सामाजिक गुणों और विशेषताओं में इतने अधिक भिन्न वो होते हैं कि इनको स्वयं की क्षमता का विकास हेतु शैक्षिक और सामाजिक सेवाओं के रूप में विशेष सुविधाएं जो है वो देने की आवश्यकता होती है। बेसिक सी बात है कि विकलांगता प्राकृतिकता अप्राकृतिक कारणों से बालक की सामान्य अवस्था को बाधित करती है, जिससे बालक के सामान्य क्रियाकलापों में गंभीर या आंशिक क्षति या कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।
तो जो बालक की सामर्थ्यता को क्या कर देती है, कम कर देती है। इसी तरह बालक विकलांगता या निःशक्तता की श्रेणी में आ जाता है। और प्रश्न उठता है कि विकलांगता क्या है। विकलांगता से तात्पर्य जो है हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, आप लिख सकते हैं। आगे बात है जी असमर्थता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और समकालीन प्रवृत्तियाँ। देखिए इसके बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम ये देखें कि आज़ादी के भारत के संदर्भ में देखें, भारत में विशिष्ट शिक्षा का विकास देखें, तो ये महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है कि भारत में विशिष्ट शिक्षा के विचार की व्यापकता और गहराई को समझने के लिए दो भागों में बांटा जाता है। एक तो आज़ादी से पहले का युग और एक आज़ादी से बाद का युग। तो ये प्रश्न आता भी है तो आपको सिर्फ भारत के संदर्भ में इसको समझाना है, ठीक है जी। देखिए भारत का एक उल्लेखनीय अतीत रहा है और विशेष विकलांग बच्चों की शैक्षिक सेवाओं के संबंध में प्राचीन समय में महान ऋषियों और गुरुओं द्वारा अपने सभी शिष्यों को बिना किसी भेदभाव के साथ शिक्षा प्रदान की जाती थी। उनमें कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता था। प्राय अष्टवक्र का उदाहरण दिया जाता है कि अष्टवक्र एक आदमी था जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, फिर भी वह वेदों का अच्छा ज्ञाता था। तो लोगों द्वारा असामान्य बच्चों के बारे में सामान्यतः यह धारणा होती थी कि उस पर किसी बुरी छाया या बुरी आत्मा का प्रकोप है, और मानसिक विकलांगता को समझते ही प्रभावित व्यक्ति के शरीर में बुरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। विकलांग व्यक्ति के साथ सहानुभूति, दयालुता और शरणार्थी जैसा व्यवहार किया जाता था। भगवान बुद्ध और महावीर, सम्राट अशोक और हर्षवर्धन आदि विशिष्ट बच्चों के लिए किए गए अनेक अपने महान कार्यों के लिए जाने भी जाते हैं। मराठा साम्राज्य और पेशावर शिवाजी और अहिल्याबाई मराठा साम्राज्य और पेशावर शिवाजी और अहिल्याबाई भी विकलांगों के लिए किए गए अपने परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। यदि सुरक्षा और सहायता संबंधी अधिनियम पास हुए, लेकिन आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों ने शारीरिक और मानसिक दोष वाले बालकों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं दिखाई, तो विश्वविद्यालयों नालंदा और तक्षशिला का वर्णन मिलता है, जहां पर विदेशों से भी लोग शिक्षा ग्रहण के लिए आते थे। जहां पर विशिष्ट शिक्षा के रिकॉर्ड की बात है, हमें ईसाई मिशनरियों द्वारा किए गए कुछ विशेष कार्यों के आधार पर विशिष्ट शिक्षा संबंधी क्षेत्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है। पहला विशेष विद्यालय बहरों के लिए मुंबई में, अंधों के लिए 1887 में अमृतसर में और अंधों बहरों के लिए मैसूर में 1901 में, और पहला सरकारी विद्यालय द एमर्सन इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड लाहौर में 1906 में स्थापित किया गया। आज़ादी से पहले विकलांग बच्चों के लिए कुछ खास प्रबंध नहीं थे। आज़ादी के समय 1947 में बहरों के लिए 34 संस्थान, अंधों के लिए 32, मानसिक विकलांगों के लिए केवल 3 संस्थान थे, और वर्तमान में इस प्रकार के दोषों से संबंधित 600 स्कूल हैं। और आज़ादी के बाद के युग की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। वर्तमान समय में 14 वर्ष के बच्चों के लिए सिंपल सी बात है सार्वभौमिक मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। सरकार द्वारा विकलांगता की रोकथाम, शिक्षा और पुनर्वास के लिए बजटीय राशि का भी प्रावधान है। शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा विशिष्ट बच्चों की शिक्षा संबंधी साधनों और उपकरणों की उचित व्यवस्था और उनके समायोजन संबंधी प्रश्न को देखते हुए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने का प्रावधान सुझाव दिया गया है। 1986 में अनेक प्रावधान किए गए हैं। भारत सरकार ने अपंग व्यक्तियों के लिए 4 अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट संस्थाओं की भी स्थापना की है, कलकत्ता में, देहरादून में और मुंबई में, और एक अपना सिकंदराबाद में, ठीक है जी। और 1986 की शिक्षा नीति ने विकलांग बच्चों के लिए एक विशेष सुझाव दिया। इसमें आंशिक रूप से विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही कक्ष में पढ़ाया जाए और गंभीर बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों का प्रावधान हो। और 1987 में भारत सरकार ने PIED प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड शुरू किया। भारतीय पुनर्वास परिषद 1986 स्थापित किया गया। RCI ने क्या किया वो तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो ये बहुत सारे PWD वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रावधान हैं, ठीक है जी। तो इन प्रावधानों के बारे में आप लिख सकते हैं। तो चलिए यही हमारी यूनिट थी। चलिए एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।